हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स की 2022। ये आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए हैं और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और आपके जो करेंट अफेयर के टॉपिक्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अधिकतर बनते हैं हायर एजुकेशन से, ईवीएस से मतलब एनवायरमेंटल, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल वाली यूनिट से और आईसीटी से। तो वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ सारे कवर किए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए ईवीएस के हैं पहले, स्वच्छ और हरित अभियान। तो ये 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस। हम सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन होता है, 5 जून को। तो इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ और हरित क्लीन एंड ग्रीन अभियान शुरू किया है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। इस अभियान के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त बनाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। इसके तहत उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का एक हिस्सा सीमेंट संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में या सड़क निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब जो भी प्लास्टिक कचरा होगा उसका हम फिर से रीयूज़ करेंगे। अब आप देख रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है, वैसी वस्तुओं को संदर्भित करता है, मतलब डिनोट करता है जो एक बार उपयोग की जाती है और उसके बाद त्याग दी जाती है। तो ये वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलीथीन बैग, कॉफ़ी कप, फेस मास्क, कचरा बैग, ये सब जो खाद्य पैकेजिंग और इस तरह से जो दुनिया भर की अलग अलग तरह की पैकिंग की चीज़ें आती हैं उन सब में प्रयोग की जाती है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय मतलब सीपीसीबी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है, ठीक है। तो किसने जारी किया, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और किस दिन, 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। तो ये हो गई सिंगल यूज प्लास्टिक की बात। उसके बाद स्टॉकहोम +50 सम्मेलन, ये 2022 में ये भी आयोजित किया गया था। 3 जून 2022 को स्टॉकहोम +50 का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। उसी के नाम पर इसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। ये मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है और इसको ही स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। तो मानव पर्यावरण या स्टॉकहोम सम्मेलन एक ही चीज़ है और इसके यहाँ 50 ईयर्स पूरे हुए हैं, इसलिए ये मनाया गया है। इसकी जो थीम क्या थी, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर, ये इसकी थीम थी, है ना, 2022 के लिए। ए हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम थी इस बार की। अब स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 में मध्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। ये केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ विषय के साथ ग्रही पर्यावरण पर इस तरह का पहला विश्वव्यापी सम्मेलन था। तो ये हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो गई। तब उसकी थीम क्या थी, केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ, है ना, और ये पहला विश्वव्यापी सम्मेलन था। तो इस तरह से स्टॉकहोम में हुआ था। अब देखिए अब करंट अफेयर और क्या है। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम ओईसीएम स्थल, ओईसीएम से मतलब है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, है ना, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। 2 फरवरी वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसको कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स दिवस, 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया। कोई भी चीज़ें जो भारत में पहली बार हो रही हैं, पहली बार घोषित हुई हैं, उनके अनाउंसमेंट हुए हैं या पहली बार उनको चालू किया जा रहा है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा गौर करके पढ़नी है क्योंकि ये अधिकतर पूछी जाती हैं। तो इस तरह से क्योंकि आपके ईवीएस से संबंधित भी है, तो यहाँ पर ये हो गया पहला ओईसीएम स्थल। ये उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो प्रोटेक्टिव एरिया के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण, यथास्थान से मतलब इन सिटू
इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सफल रहते हैं। अब इन सिटू और एक्स सिटू क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप टर्म्स को समझे रहेंगे तो आप कभी नहीं भी आता है एग्जैक्ट आंसर तो रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होते हैं, जब जीवों और पादपों के संरक्षण के उपाय उनके प्राकृतिक वास स्थानों में ही किए जाते हैं तो यह विधि इन सिटू संरक्षण विधि कहलाती है। इन मतलब उसके अंदर ही जो भी वातावरण है उनके पास में ही जो प्राकृतिक वास स्थान है उनके पास, इन सिटू। और एक्स सिटू मतलब पर स्थान है संरक्षण कि बाहर का स्थान, कोई बाहर ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को बीज बैंकों, ये मतलब हम क्योंकि पादप और जीव दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों के संबंध में बात कर रहे हैं, तो बीज बैंकों, वानस्पतिक उद्यानों, चिड़ियाघरों, जंतु उद्यानों आदि में रखकर उनके संरक्षण के उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं। मतलब उनके प्राकृतिक वासस्थान में उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है, कहीं और पे ये व्यवस्था रख के और मानव निगरानी में ये उपाय किए जा रहे हैं। तो ये एक्स सिटू हो गया, समझ में आ गया। तो एक लाइक करिए फ्रेंड्स, आप लोग देख लेते हैं अच्छी बात है तो, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, है ना। इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल क्या है। तो मेरे भी चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, फीडबैक मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझ तक आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नए भारतीय रामसर स्थल कौन से हैं। तो 2 फरवरी 2022 को वेटलैंड दिवस के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। अब ये 2 आर्द्र भूमियाँ कौन सी हैं, एक खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य सेंचुरीज इसको बोलते हैं, और दूसरी है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, है ना। तो इस प्रकार ये जरूर याद रखिएगा कि कितनी संख्या अब है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 49 हो गई है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए और आपका सही हो जाएगा। अब खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य क्या है, मीठे पानी की वेटलैंड्स है। ये जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के निकट स्थित है। तो गुजरात में है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जामनगर में। तो अब उसके बाद देखते हैं दूसरी है बखीरा, ये संत कबीर नगर में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि वेटलैंड है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या हो गई है, 10 हो गई है। ये यूपी के ही हैं दोनों, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 है और भारत में कितने बताया, 49। फिर सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड 25 जनवरी 2022 की जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को एक ये प्रतिष्ठित इनाम होता है TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त ये तो भारत का सत्यमंगलम हो गया, बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब सत्यमंगलम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के एरोड जिलों में स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के एरोड जिले में है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। देखिए ये भारत के पहले उसकी बात की जा रही है, हाइड्रोजन प्लांट जो था 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में, ठीक है, भारत के पहले इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। अब इसका हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है और इसका उपयोग क्या करते हैं, परिवहन में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, CO2 ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इस तरह की और भी गैसें हैं, तो इसलिए ये जो है हाइड्रोजन गैस ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट। ये 24 मई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया था और इसकी जो थीम थी क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। 2023 की जो थीम थी स्वच्छ सर्वेक्षण की,
वेस्ट टू वेल्थ थी। इस सर्वेक्षण में 3R का क्या मतलब है? ट्रिपल R जिसको बोलते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी, यानी कचरा कम करें, उसका रिसाइकिल पुनः चक्रण करें और फिर रीयूज करें, पुनः उपयोग करें। तो ये हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट है। मेन चीज़ थीम याद रखिएगा, और किस मंत्रालय के द्वारा हो रही है। तो इस तरह से ये हो गया आपका वेस्ट टू वेल्थ, इसकी थीम थी। फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। आगे इसमें क्वेश्चन कुछ हायर एजुकेशन के भी हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। पूरी जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा पर्यावरण से प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया है, जिसमें भारत की क्या स्थिति है? ये सबसे निचले पायदान पर है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत में पर्यावरण की स्थिति सबसे खराब है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। अब इसमें देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत सबसे निचले स्थान पर रहा है। मतलब 180 देश थे और 180 देशों में 180वां स्थान जो है वो किसका है? भारत का है। और 2020 में कितने में था? 168वें स्थान पे था। तो मतलब अभी काफ़ी उसका जो है नीचे चला गया है, स्कोर काफ़ी डाउन है ना। तो इस तरह से अब 180 में हो गया, 2020 में क्या था? 168वें स्थान पे था। इस सूचकांक में डेनमार्क प्रथम है और यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर विद्यमान है। तो ये पता लग गया भारत की स्थिति कौन है और पहले और दूसरे की स्थिति क्या है, ये जानना ज़रूरी होता है। फिर देखिए, अब एजुकेशन से संबंधित देखते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो यहाँ पर लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा क्वार्टरली साइमंड्स ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जारी किया था। तो 2023 की रैंकिंग में USA के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको? अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को दूसरा और USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दूसरा तीसरा, पहला भी पता हो गया। इस तरह से बस फर्स्ट सी को मालूम करना है। और इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 155वें स्थान पर है, जो 2022 में 186वें स्थान पर था। ठीक, तो ये हो गया आपकी इसने जो है इंक्रीज़ किया है अपना। उसके बाद कुछ और भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए PM ई विद्या योजना। ये कार्यक्रम PM ई विद्या कार्यक्रम मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। MHRD किसको बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय। ये कार्यक्रम शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑन एयर, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। मतलब एक सिंगल मंच पे लाने का ये काम करता है और सीखने की कमी को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम करने के सभी प्रयासों को एकजुट करना है। तो PM ई विद्या योजना आपकी किससे है? ऑनलाइन जो है प्रोसेस से संबंधित है। फिर है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा ये चलाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की इस नई योजना को मंजूरी दी है। ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मतलब इसमें किसको जो है मेन फोकस किया है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। और इसकी अवधि क्या है? 2022 से 2027 तक, 5 साल के लिए है। ये याद रखने का, एक बार पढ़ लेंगे सब याद रहेगा। श्रेष्ठ योजना क्या है? अब इसके अंतर्गत क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया था, 2021 की बात है। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये है श्रेष्ठ योजना। किनके लिए है? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। ठीक है, और आवासीय शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं NIRF। तो इसको 2021 की रिपोर्ट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की थी। और
ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका एक तो फुल फॉर्म याद करिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 6वां संस्करण है। इसमें ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। अनुसंधान संस्थानों को पहली बार इसमें रखा गया है। इसके पहले विश्वविद्यालय, कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज, नॉन टेक्निकल इस तरह से आते थे, लेकिन अब की क्या है, रिसर्च कॉलेजों को भी, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, रैंकिंग दी गई है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली को दूसरा और BHU वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए बेंगलुरु को ही प्रथम है, और भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इंजीनियरिंग श्रेणी में है प्रथम और द्वितीय जो है IIT मद्रास और IIT दिल्ली, और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान। फिर इस NIRF रैंकिंग में जो UP के हैं उसमें टॉप 10 की अगर हम बात करें तो 2 संस्थान हैं, IIT कानपुर और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। तो 2 कॉलेज UP से हैं, बाकी आपने रैंकिंग देख ली है। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, कमेंट्स भी दीजिए, अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग 2021। अब पहली बात तो इसका फुल फॉर्म देखिए कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये नवाचार, इनोवेशन मतलब नवाचार, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, नवाचार एवं उद्यमिता विकास, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन की बात करता है ये, इसलिए इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना है, ये इसका एम है। और इस पहल का कार्यान्वयन किसके द्वारा, AICTE तथा शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा किया जाता है। इसमें भी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो IIT मद्रास जो है अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे बने ज़रूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।